नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से अपना पाठ लेके हाजिर हुए हैं, जो है कि संस्कृत साहित्य के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत हम लोग भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग मागधी एवं अर्धमागधी तथा पैशाची अपभ्रंश भाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। अर्धमागधी भाषा शुरू होती है यहाँ से। ये है अर्धमागधी भाषा। क्या मागधी भाषा? मागधी भाषा का हम लोग देखेंगे। मागधी भाषा क्या है? मागधी भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। मागधी भाषा यह मगध की भाषा है। मागधी भाषा मगध की भाषा है। मागधी भाषा प्राचीनतम रूप से अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। कहाँ मिलता है? अश्वघोष के नाटकों में मगधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि अश्वघोष के नाटकों में कौन सी भाषा है, तो मागधी भाषा है। लंका में पाली को मागधी भी कहते हैं। लंका में पाली को, जो लंका देश है, लंका देश में पाली को मागधी भाषा, पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहते हैं। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में मागधी का प्रयोग मिलता है। मृच्छकटिकम अगर पूछा जाए कि जो मृच्छकटिकम नाटक है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो मागधी भाषा में लिखा गया है। और है कि भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार अंतःपुर के नौकर, अश्वपाल आदि भी मागधी भाषा में बोलते हैं, मागधी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके 3 जो है प्रकार मिलते हैं, सकारी, चांडाली और साबरी। तो सकारी, चांडाली, साबरी। सकारी जो है मृच्छकटिकम का एक सकारी पात्र भी है, और चांडाली, साबरी जो है उसी कोटि में आते हैं। उसके बाद मागधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, उड़िया, असमिया विकसित हुई है। कल हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था। आज हम लोग यहाँ अर्धमागधी से अध्ययन करेंगे। तो हमने सोचा कि मागधी को थोड़ा पढ़ के अर्धमागधी का अध्ययन करेंगे, तब थोड़ा सा आसान लगेगा। तो अर्धमागधी का क्षेत्र मागधी और सौंसेनी के मध्य माना जाता है। क्या? जो अर्धमागधी का क्षेत्र माना जाता है कि कहाँ तक, किस क्षेत्र तक अर्धमागधी भाषा विकसित हुई है, तो मागधी और सौरसेनी के मध्य का क्षेत्र जो है वह अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत आता है। यह कौशल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा थी। कौन? अर्धमागधी भाषा जो कौशल का समीपवर्ती क्षेत्र था वहाँ की थी। इसमें जो है मागधी के गुण अधिक होते हैं। किसमें? अर्धमागधी में मागधी के गुण अधिक हैं तथा सौरसेनी के भी, अतः इसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। अर्थात जो मागधी भाषा है, मागधी भाषा के गुण अर्धमागधी भाषा में अधिक पाए जाते हैं, और साथ ही सौरसेनी के भी, अतः इसीलिए इसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। यानी मागधी और सौरसेनी दोनों भाषाओं को मिला के अर्धमागधी भाषा बनी है। मागधी को ऋषि भाषा या आर्ष भाषा भी कहते हैं। आर्ष का अर्थ होता है प्राचीन भाषा, यानी मागधी जो भाषा है वह ऋषियों की भाषा थी और आर्षों की भाषा थी। भगवान महावीर के सभी धर्मोपदेश इसी भाषा में उपलब्ध हुए हैं। किस भाषा में दोस्तों? तो मागधी भाषा में भगवान महावीर, जो जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर हैं, तो भगवान महावीर के जो उपदेश हैं, जो उन्होंने धर्म पर उपदेश दिया है, वह अर्धमागधी भाषा में ही दिया है। उसके बाद अधिकांश जैन साहित्य इसी भाषा में है। जाहिर सी बात है, जब भगवान जो महावीर थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के जनक माने जाते हैं, तो उनका जो काव्य है जैन साहित्य वो उसी भाषा में तो माना ही जाएगा। उसके बाद है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्य मिलता है। किसमें? अर्धमागधी भाषा में गद्य भी मिलता है और पद्य भी मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो गद्य है वह अर्धमागधी भाषा में है, लेकिन जो पद्य है वो सौरसेनी भाषा में है। तो यानी मागधी भाषा और सौरसेनी भाषा दोनों मिल गए तो क्या बन गया? अर्धमागधी बन गया। कौन? अर्धमागधी भाषा बन गई। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपुत्र एवं सेठों की भाषा बताया गया है। अर्धमागधिक भाषा को चेटों की भाषा कहा गया है, राजपुत्र की भाषा कहा गया है, एवं सेठों की भाषा भी अर्धमागधिक भाषा को बताया गया है। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। मागधी का प्रयोग हमने भास के नाटकों में देखा अभी कि भास एवं कालिदास के नाटकों में जो है मागधी का भाषा का प्रयोग मिला, और अर्धमागधी भाषा का प्रयोग प्राचीनतम अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अभी मागधी भाषा में भी हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा राक्षस और प्रबोध चंद्रोदय में भी अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। मागधी भी मागधी तो मृच्छकटिकम, मागधी शब्द अगर मागधी पूछे तो किसमें है? मृच्छकटिकम में। और यहाँ पे है कि मुद्रा राक्षस और प्रबोध
चंद्रोदय दोनों जो ग्रंथ हैं वो हैं अर्धमागधी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। इसे पूर्वी हिंदी का विकास भी माना जाता है। इससे माना जाता है कि इसमें पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, अर्थात जो हमारी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ अर्धमागधी भाषा से ही हुआ है। किससे? अर्धमागधी भाषा से। उसके बाद यहाँ पे आइए कि यहाँ आ जाता है पैसाची। क्या है? पैसाची। पैसाची भाषा के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इसका क्षेत्र पश्चिमी उत्तर, यानी पैसाची भाषा का अर्थ पश्चिमी उत्तर भारत एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र माना जाता है। पैसाची भाषा जो है, नाम से ही पता चला है, पैसाची भाषा पश्चिमी उत्तर, यानी जो पश्चिम ये है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, तो पश्चिमी उत्तर यानी इधर का भाग, ये जो भाग है वो हमारा क्या है? पैसाची भाषा का माना जाता है। इसमें अभी अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। पैसाची को पैसाचकी, भूत भाषा, भूत भाषित भाषा भी आदि नामों से कहा जाता है। कहने की बात क्या है, समझ में ही आ रहा है कि जो पैसाची भाषा है वह क्या है कि भूत भाषित और भूत भाषा, पैसाची भाषा और भूत भाषित भाषा आदि से कहा जाता है। गुड़ाड्य की कथा तथा बृहत कथा पैसाची भाषा में ही उपलब्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुड़ाड्य की प्रसिद्ध रचना है बृहत कथा, वह पैसाची भाषा में ही है। इसे ध्यान रखिए कि बृहत कथा, गुड़ाड्य की बृहत कथा किस भाषा में है? पैसाची भाषा में। वर्तमान समय में इसका साहित्य नग्न हो गया है। किसका? पैसाची भाषा का जो साहित्य है वह न के बराबर हो गया है। इसकी विकसित रूप लदहा भाषा भी कहा जाता है। पैसाची भाषा का जो विकृत रूप हुआ है, विकसित हुआ है, वह जो है लदहा भाषा इसे माना जाता है। हेमचंद्रकृत कुमार पालित चरित और काव्य अनुशासन में हमीर मदमर्दन नाटक में इसका प्रयोग हुआ है। किसका? लदहा या पैसाची भाषा का कुमार पालित चरित्र जो काव्य है, और काव्य अनुशासन में हमीर मदमर्दन नाटक में भी पैसाची भाषा का प्रयोग बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों कि राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र, लोहार आदि इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। रक्षः पिशाचनेषु पैसाची द्वितीयं भवेत्। रक्षः पिशाच नीचेषु पैसाची द्वितीयं भवेत्। यहाँ पे कहा गया है कि राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र, लोहार आदि इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। रक्षः पिशाचिनी चेसु पैसाची द्वितीयं भवेत्। प्राकृतिक भाषाओं का समान परिचय, ये था पैसाची भाषा। अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक भाषा का जो समान परिचय है उसे एक बार देख लेते हैं। प्राकृत जो भाषा होती है वह श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती है। कैसी होती है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा मानी जाती है दोस्तों। शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या प्रकृति में कम हो गई है। शब्द रूप केवल 3 या 4 प्रकार के रह गए हैं। धातु के रूप भी प्रायः 1 या 2 प्रकार के चलने लगे हैं। किसमें? प्राकृत भाषा में। और उसके बाद प्रकृत भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हो रही है। जाहिर सी बात, धातु कम हो गए और जो है शब्द रूप कम हो गए तो संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर तो जाएगी ही। प्राकृतिक भाषा में आत्मनि पद का अभाव है, आत्मने पद नहीं है। तद्भव शब्दों की संख्या प्राकृत में अधिक है, तत्सम शब्दों की संख्या कम है। प्राकृतिक जो भाषा है वह तद्भव यानी हिंदी तद्भव जो होता है, संस्कृत का जो हिंदी शब्द होता है उसे तद्भव कहते हैं, और संस्कृत का हुबहू शब्द हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है उसे तस्तम कहते हैं। तो यहाँ तद्भव शब्द के प्राकृतिक संख्या अधिक है, लेकिन तस्तम शब्द की प्राकृतिक संख्या कम है। उसके बाद यहाँ पे है कि अपभ्रंश भाषा है, तो अपभ्रंश भाषा को परकालीन, प्रकृत, तृतीय प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ से पूछता है कि अपभ्रंश भाषा को तृतीय भाषा किसे कहते हैं? तृतीय भाषा या तृतीय प्राकृतिक भाषा के रूप में किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश को माना जाता है। किसे? अपभ्रंश को। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य ब्याडी और पतंजलि ने किया है। भर्तृहरि, भामा, दंडी आदि ने भी अपभ्रंश का उल्लेख किया है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। दंडी के समय से इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार की है। तो अपभ्रंश साहित्य की जो प्रमुख रचना है वह है रवि सेनाचार्य कृत पौमचरियु है, पुष्पदंत कृत महापुराण और सजहर चरियु। विद्यापति की है कीर्ति लता। क्या? कीर्ति लता विद्यापति की है। और अधमाण कृत संदेश रासक की रचना है। क्या? अधमाण किंद। अपभ्रंश। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अपभ्रंश
जो है अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा या देसी अपभ्रष्ट अवहट्ट भी कहा जाता है। मार्कंडेय ने प्राकृतिक सर्वस्व में 3 अपभ्रंश भाषाएं माने हैं। मार्कंडेय के अनुसार से अपभ्रंश भाषाएं 3 मानी गई हैं, नागर, उपनागर और प्राचीन। क्या? नागर, उपनागर और ब्राचड़। नागर गुजरात की अपभ्रंश भाषा मानी जाती है, प्राचड़ सिंध की मानी जाती है, उपनागर दोनों के मध्य की भाषा मानी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों, थोड़ा सा बस बचा है, यहाँ से समाप्त हो गया। सामान्यतः सभी भाषा शास्त्री विद्वानों का मत है कि 5 प्रकृतों से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है। किसका? अपभ्रंश का विकास हुआ है। तो ये था उद्भव एवं विकास एवं भाषाओं के सामान्य परिचय। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, यहाँ से ये समाप्त हो जाता है। अगले भाग में हम लोग अगले टॉपिक को लेके आएंगे। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो नए साथी हों, चैनल को देख रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। नमः संस्कृताय दोस्तों।